In our last lecture, we discussed about unsymmetrical faults, types of unsymmetrical faults, single line to ground faults, and single line to ground faults and line to line faults. In this lecture, we will be discussing double line to ground faults and some steps to solve the numericals related to symmetrical faults. So these are the contents of today's presentation. First, we will be discussing double line to ground faults. Then we will be discussing the steps for symmetrical faults calculation, and at the end of the lecture we will solve a numerical to find the fault current in case of a line to ground fault. अच्छा, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कहा कि हमारे पास लाइन टू लाइन फॉल्ट्स हैं और इसी तरीके से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स हैं। अगर हमारे पास जो है वो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो इस केस में आप एज्यूम करें, जैसे अभी ये आपके पास एक केस है जिसमें आपके पास क्या है जी, कोई दो लाइंस है, यू हैव टू लाइंस, द येलो एंड सिमिलरली द ब्लू लाइंस। तो ये आपके पास दोनों शॉर्ट भी है और दोनों ग्राउंड भी है। इस सिनेरियो को हम क्या कह रहे हैं, इस सिनेरियो को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है जी, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स हैं। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स क्या है जी, कि आपके पास दो लाइंस जो है वो आपस में शॉर्ट भी है और फिर वो जो है ग्राउंड भी है। तो अगर आपके पास कोई सोर्स है, जैसे आपके पास ये कोई सोर्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास आई वाई और आई भी आपके पास शॉर्ट है और फिर वो ग्राउंड है। तो आपके पास जो फॉल्ट करंट है वो आपके पास आई वाई प्लस आई बी है, और इसी तरीके से जो आई आर है तो उसमें जो रेड लाइन है उसमें आपके पास जो करंट है वो इक्वल टू जीरो है। और अगर आपके पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स है, आपके पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स है, तो एक तो आपके पास कंडीशन ये हो जाएगी कि आपके पास जो आई आर है उसकी वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, और इसी तरीके से आपके पास जो वी वाई है और वी बी है वो आपके पास जो है वो इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। वी वाई इज इक्वल टू वी बी एंड वी बी इज इक्वल टू जीरो। दीज आर द कंडीशंस फॉर डबल लाइन फॉल्ट्स। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वी वाई और वी बी जो है वो जीरो के इक्वल है, ये आपके पास एक कंडीशन हुआ। इसी तरीके से आपके पास फिर क्या है जी, कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वो आपके पास इक्वल है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के, और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आपके पास इक्वल है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के, और वो आपके पास इक्वल है वी आर बाई 3 के। तो ये ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं जब हमारा पहला पार्ट था इस लेक्चर का, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, या हमारे पास जो है लाइन टू लाइन फॉल्ट है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपके पास आई आर इक्वल टू जीरो है, आई आर आपके पास इक्वल टू जीरो है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई आर आपके पास अगर जीरो के इक्वल है तो असल में आपके पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और इसी तरीके से जो आपके पास जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और आपके पास जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, तो इन तीनों का समेशन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास जीरो के इक्वल आ रहा है। दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो। सही है जी। तो ये आपके पास एक कंडीशन हुआ जब आपके पास फॉल्ट्स क्या है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स है। सही है जी। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर हम इस सर्किट को देखेंगे तो असल में हमारे पास क्या है जी, कोई एक सोर्स है और जो है उसके साथ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट है और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट से, तीनों पैरेलल में है, और आपके पास जो सर्किट्स की इक्वेशन आ रही है तो वो आपके पास ये ऑलरेडी हम जो है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं, ई आर डिवाइडेड बाई जो उसके साथ
रिलेशन आ रहा है। इस केस में I2 के केस में आपके पास जो है वो माइनस जो है वो Z0 Z2/1 के हैं, और इसी तरीके से जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है उसके लिए भी आपके पास जो है वो इक्वल है। फिर आपका जो फॉल्ट करंट है, वो आपका इक्वल है IY प्लस IB के। सही है जी, IY प्लस IB के इक्वल है, या आप उसको ये भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। 3 टाइम्स द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कहाँ से आया कि आपके पास असल में जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है तो वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास जो है यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो आपके पास इक्वल है IR प्लस IY प्लस IB डिवाइडेड बाई 3। सही है जी। तो अगर आपके पास IR इक्वल टू 0 है तो IY प्लस IB बाई 3 इज इक्वल टू जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, और 3 इंटू I नॉट इज इक्वल टू IY प्लस IB। तो ये हम यहाँ पे भी लिख चुके हैं कि जो फॉल्ट करंट है IF वो आपके इक्वल है, फॉल्ट करंट IF इज इक्वल टू द समेशन ऑफ IY प्लस IB, एंड सिमिलरली हियर वी कैन राइट इट 3 इंटू I नॉट, और वी कैन राइट इट 3 with the value of I naught from here. या इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 3 आया, और ये आपने यहाँ से इसमें I1 की वैल्यू पुट कर ली, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और ये आपने जो है इम्पिडेंस रख ली। तो इन तीनों, इससे आप क्या कर रहे हैं, फॉल्ट करंट की जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास जो है सीक्वेंस इम्पिडेंस होंगे और आपके पास जो EMF है उसकी वैल्यू गिवन है। तो इनकी अगर वैल्यूज आपके पास गिवन है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस सिंपल रिलेशन में जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं IF को तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और इसी तरीके से अगर हम फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं सीक्वेंस के लिए, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास KVL होगा, और KVL में हमारे पास क्या है कि V1 हमारे पास इक्वल है ER माइनस I1 इंटू IZ के। और इसी तरीके से जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, तो हमने कहा कि नेगेटिव सीक्वेंस में तो आपके पास EMF जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो EMF आपके पास 0 है, तो यहाँ से आपने लिख लिया माइनस I2 इंटू Z2। और इसी तरीके से आपके पास अगर जो है वो 0, एंड इफ यू हैव द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, इन दैट केस द जीरो सीक्वेंस EMF is 0, and here it is minus I naught into Z naught. The positive sequence component, the negative sequence component, and the zero sequence component are equal, and we can just write it VR divided by 3. So if we have VR divided by 3, we can write V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3 is equal to 3 into V2 or 3 into V0 or 3 into any of them, and we can solve it by having relation or in the form of writing it in the form of operator A. यहाँ A square plus A plus 1 is equal to 0, तो आपके पास क्या है जी, Vy equal to 0 आया, और इसी तरीके से VB भी आपके पास इक्वल टू 0 आए। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब आपके पास दो लाइंस जो है वो आपके पास शॉर्ट है, जब दो लाइंस आपके पास शॉर्ट है और फिर वो ग्राउंड है, तो VY और VB अगर शॉर्ट है लाइन Y और अगर लाइन B शॉर्ट है, तो ये आपने देखे पहले हमने वैसे लिखा था, यहाँ पे हमने उसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि VY आपके पास इक्वल टू 0 आ रहा है, और इसी तरीके से जो VB है वो भी आपके पास जो है वो इक्वल टू 0 आ गया है। सही है जी। अच्छा, ये अभी इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है स्टेप्स बता रहे हैं कि अगर हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए।
what are the steps to solve a problem or numerical related to the symmetrical fault calculation। सही है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसमें तो आप क्या करें जी कि आप सिंगल लाइन डायग्राम के साथ जो है कंप्लीट नेटवर्क को जो है वो ड्रा करें, कंप्लीट नेटवर्क को ड्रा करें और उसमें आप जो है वोल्टेज रेटिंग मेंशंस करें और इसी तरीके से परसेंटेज रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द ईच एलिमेंट। So when you are asked to solve the symmetrical faults, first you have to draw a single line diagram for the whole system indicating the voltage and the percentage voltage rating and the percentage reactance। इसी तरीके से दूसरा स्टेप क्या होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पर यूनिट जो वैल्यूज होती हैं उनको यूज करेंगे। हम कोई बेस वैल्यू के लिए वैल्यू जो है वो सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंसेस होंगी, परसेंटेज रिएक्टेंस होंगी, उनको उस बेस वैल्यू के साथ जो है वो चेंज करेंगे। जो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी जो हमारा जो चैप्टर था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, उसमें हम पर यूनिट सिस्टम जो है उसको पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास वही कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करें कि कन्वीनियंट वैल्यू ले ले बेस वैल्यू को और फिर सारों को उसके साथ चेंज करें। सही है जी, उस बेस वैल्यू के साथ चेंज करें जो पर यूनिट वैल्यू है। और इसी तरीके से आप फिर एक सिंगल जो है वो जो है फेस का जो है वो डायग्राम ड्रा करें और जो आपके पास पर यूनिट वैल्यू की वजह से जो परसेंटेज रिएक्टेंस आई है उसको जो है आप जो है वो ड्रा करें। उसमें आप ट्रांसफार्मर को जो है वो शो करें, किस चीज के साथ शो करें, उसको किसी सीरीज रिएक्टेंस के साथ शो करें। सही है जी। और इसी तरीके से फिर आप क्या करें, आप परसेंटेज रिएक्टेंस टोटल जो नेटवर्क है उसका कैलकुलेट करें और जब टोटल रिएक्टेंस आपने कैलकुलेट किया तब आप जो है वो फुल लोड करंट कैलकुलेट करें। करंट आपने कैलकुलेट किया, परसेंटेज रिएक्टेंस आपने कैलकुलेट किए, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करें, यहां से आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा और इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएंगे, केवीए रेटिंग्स आ जाएंगे। केवीए रेटिंग्स में अगर आप चाहते हैं तो जो बेस केवीए है उसके साथ आप जो है वो परसेंटेज रिएक्टेंस को जो है 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस को मल्टीप्लाई करें। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम साइमेट्रिकल फॉल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट हो जो चाहता है कि यार मैं कोई साइमेट्रिकल फॉल्ट का मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हो या आसान से आसान प्रॉब्लम हो, तो ये 4-5 स्टेप्स है, इसमें आप उसको करें। पहले सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करें, फिर आप जो है क्या करें कि वीए रेटिंग्स जो है वो पर यूनिट में करें, फिर उसके साथ जो है वो उन सारों का परसेंटेज जो भी रिएक्टेंस आया केवीए के फॉर्म में उसको आप जो है क्या करें एक सिंगल लाइन डायग्राम में शो करें। ट्रांसफार्मर अगर है तो उसको सीरीज रिएक्टेंस के फॉर्म में शो करें। फिर जो भी आपके पास परसेंटेज रिएक्टेंस की टोटल वैल्यू आ जाती है, यहां से आप फिर क्या करें, आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करें फॉल्ट करंट की, और उस फॉल्ट करंट की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें 100 जो है आई की को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और उसको डिवाइड करें परसेंटेज रिएक्टेंस के साथ। या अगर आप जो है शॉर्ट सर्किट के वीए रेटिंग जानना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करें, जो बेस की वीए है उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और डिवाइड करें किस चीज के ऊपर, जो आपके पास परसेंटेज रिएक्टेंस है। ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिससे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से अभी आज जो हम करेंगे जो सिंपल है, पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, सही है जी, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है किसी सिस्टम में जो, और उसको हम सिंपली जो है उसका कोई फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल में ये हमारे पास है चैप्टर 18, न्यूमेरिकल नंबर है 14 और बुक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम बाय वीके मेहता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई सिंपल सा कोई सिस्टम है जी, और उसमें आपके पास क्या है जी, अगर कोई आपके पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्ट करंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से उस फॉल्ट करंट को हम क्यों कैलकुलेट करना चाहेंगे कि अगर हमारे पास जो है हम कोई जो है फॉल्ट करंट के रेटिंग से आप कोई भी आप प्रोटेक्शन सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख लें कि आपके पास जो है वो क्या है जी,
आपके पास जो है वो कोई 3 फेज सिस्टम है जिसकी रेटिंग है 10 kVA, और इसी तरीके से जो जनरेटर यूज हुआ है वो 11 किलोवोल्ट का है, और जो ग्राउंडिंग है वो क्या है, सॉलिडली अर्थ न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडिंग है। सही है जी। और इसी तरीके से आपके पास जो रेलेवेंट इम्पिडेंस है, तो जनरेटर और फीडर के दोनों के आपके पास जो इम्पिडेंस है वो गिवन है यहाँ पे। तो जनरेटर का पॉजिटिव और नेगेटिव और इसी तरीके से आपके पास जीरो सीक्वेंस जो रिएक्टेंस है वो आपके पास ये कुछ वैल्यूज हैं। सही है जी, ये जनरेटर के हैं। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो जो फीडर की वैल्यूज है वो आपके पास ये वैल्यूज हैं। सही है जी। अभी आपको कहा जा रहा है कि आप इफ ए फॉल्ट फ्रॉम वन फेज टू अर्थ अकर, if a fault from one phase to earth occur on the far end of the feeder, if a fault from one phase to earth occur on the far end of the feeder, calculate the magnitude of the fault current. सही है। तो आपके पास एक फेज और अर्थ के दरमियान अकर रहा है, तो असल में आपके पास क्या है, लाइन टू, आपके पास क्या है जी, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। सही है जी, आपके पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, आप जो है इसको कैलकुलेट करें। सही है जी। तो ये अगर हम इसकी सिंगल लाइन कोई डायग्राम बनाना चाह रहे हैं या सिंपल इसकी प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या है जी, कोई जो है वो जनरेटर है। सही है जी। वो फॉर एंड पे जो है वो क्या है जी, वो आपके पास शॉर्ट हो गया है, और इसी तरीके से आपके पास जो है ये आपके पास टोटल जो फिगर बन रहा है कि फॉर एंड ऑफ द फीडर जो है उस पे एक अर्थ जो है वो वन फेज टू द अर्थ, सही है, फॉल्ट अकर, तो ये आपके पास एक फेज है और ये आपके साथ अर्थ का प्रॉब्लम है। और यहां से आपको कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करें मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो आप कैलकुलेट करें। तो इस केस में आप देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास वैल्यू गिवन है उसको आप फेजी मैप में वो कर देते हैं, सिंपली उसको √3 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है फेजी मैप का। हमने कहा था कि रेफरेंस हम कंसिडर करेंगे आर फेज को, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो फॉल्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आर फेज पे ही आ रहा है। सिमिलरली अगर हम टोटल जो है वो सीक्वेंस जो है वो टोटल इम्पीडेंस जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो टोटल इम्पीडेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो फीडर का जो है जो आपके पास इम्पीडेंस है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, उसको आप सम कर लेंगे। जो आपके पास जो है वो जनरेटर का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है, तो टोटल जो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है वो असल में समेशन है जनरेटर के पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के और इसी तरीके से फीडर के पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के। जो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है तो वो आपके पास दोनों का समेशन है, और इसी तरीके से जो आपके पास जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है वो उन दोनों का समेशन है। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि why we need the positive, negative and zero sequence component when we were discussing the symmetrical components। तो उस वक्त हमने ये कहा था we need these positive, negative and zero sequence component to solve the unsymmetrical faults। तो यहाँ पे आप देख लें ये कंसेप्ट आप यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, और उससे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप जो है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इक्वल है, और वो हमारे पास इक्वल है जो ईएमएफ की वैल्यू है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द 3 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई है। आपके पास फॉल्ट करंट हमने कहा था कि 3 × IR के इक्वल होगा, तो आपने फॉल्ट करंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। सही है जी। उम्मीद है इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। पहले में आपने E को डिवाइड किया √3 पे कि आपके पास फेज ईएमएफ वैल्यू आ जाए, फिर आपने टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट किया, और इसी तरीके से तीसरे में आपने क्या किया, E को डिवाइड किया जो टोटल इम्पीडेंस था, और यहाँ से आपने फॉल्ट करंट को कैलकुलेट किया। अगर आपको दूसरा जो स्टेप है
उसमें है कि लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कैलकुलेट करें। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आपने कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो VR है वो इक्वल है ER माइनस I1 Z1 माइनस I2 Z2 माइनस I0 Z0। सही है जी। और इसी तरीके से यहां से हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इन तीनों से तीनों इक्वल है, तो यहां से हमने I0 को कॉमन ले लिया और इन तीनों की वैल्यूज जो है वो सम कर दी, उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास नेट जो है वो कोई वैल्यू आ गई है। लाइन टू न्यूट्रल जो है जो वोल्टेज थी उसकी आपके पास वैल्यू आ गई थी। तो यहाँ से आपने देख लिया कि कॉन्सेप्ट जो आपने यूज किया था, जो आपके पास कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव नेगेटिव और इसी तरीके से जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने यूज किया और उससे आपने सॉल्व किया फॉल्ट करंट को। आपने फॉल्ट करंट को कैलकुलेट किया, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज किया। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था कि आपको जो है इनिशियली जो है वो कुछ वैल्यू आइडिया हो जाए। तो